हमारी खुशकिस्मती है महक अली हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम महक। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। महक आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं, आप वो पहली खातून जिनके बिल बोर्ड्स लग गए वहाँ पर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर, इश्तिहारी आप हो गई। ये इश्तिहार कैसे लगवाते हैं, ज़रा हमें भी समझाइए ना। बहुत काम करना पड़ता है और 9 साल लगे इश्तिहार लगवाने में। और मुझे मेरी अम्मी की बात याद आ गई। अम्मी कोई हफ्ता पहले ना, मैंने अम्मी की कॉल नहीं उठाई, मैं रिकॉर्डिंग में थी। मैंने 6 घंटे बाद दोबारा कॉल की तो वो परेशान थी। तो कहती वो तुम्हारा बिल बोर्ड लग गया, मुझे लगा तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया। क्या बात है। गुड गुड। अच्छा ये बताएं महक कि जो आपका जॉनरे है फोक सिंगिंग, उसमें बात यह है कि पाकिस्तान में और बड़े बड़े ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है और ऐसा इस्टेब्लिश किया हुआ है कि दुनिया उनको जानती है। अब जब आपने शुरू की थी फोक गायकी तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि आप इस लेवल पे आ जाएंगी कि उन बड़े बड़े लेजेंड्स के दरमियान में आपका भी नाम लिया जाएगा और आपके भी बिलबोर्ड सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं इंटरनेशनली टाइम स्क्वायर पे लगेंगे और हमारे पड़ोसी आपके बड़े शदाई हैं? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल नहीं पता था मेरा बिल बोर्ड लगने वाला है। और ये 9 साल का सफ़र है। मैंने घर से जब अम्मी से कहा था कि मुझे म्यूज़िक करना है तो उनका पहला सवाल था, बेटा पूरे ख़ानदान में किसी ने मरासी वाला काम नहीं किया तो आप गाना बजाना करना चाहती हो? तो मैंने कहा ये आर्ट है और जब तक आप उनको एक्सप्लेन नहीं करें तो फिर वो उनको समझ नहीं आती है। मैंने उनको स्टूडियो विजिट करवाया कि ये वोकल रूम है, इसमें मैंने गाना रिकॉर्ड करवाया, पिक्चराइज इन पे हो रहा है, किन पे हो रहा है मुझे नहीं पता है। तो कहती बस इतना सा काम है, ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो फिर वो सेटिस्फाइड होगी। तो मेरी सबसे बड़ी फ़ैन मेरी अम्मी ही हैं। और 9 साल लगे मुझे इंडस्ट्री में। मैं हॉस्टल में रही हूँ 2 साल और बड़ा मुश्किल था। पैदल चल के जब मैं जाती थी रेडियो पाकिस्तान में ना क्लासेस लेने के लिए, वो कहने में तो ऐसे सेकंड्स में गुजर गए 9 साल। जब वापस आती थी तो हॉस्टल का दरवाज़ा बंद हो जाता था। गर्ल्स हॉस्टल था ना, तो मैं सारी रात बैठती थी शेख जैद जो हॉस्पिटल है उसके कैफ़े में। सुबह 7 बजे दरवाज़ा खुलता था तो फिर मैं जाके हॉस्टल सोया करती थी। सही। अच्छा, थोड़ा सा म्यूजिकल सफ़र को ज़रा रिकैप कर दें। पहला गाना कौन सा था आपका? आप तक कितने गाने गा चुकी हैं? पहला सॉन्ग मेरा था काला डोरिया, जो मैंने एक मूवी के लिए गाया था, देख मगर प्यार से। हुमायमा मलिक थी उसमें और ऑलमोस्ट सबकी शादियों पे चला। और 2015 का मोस्ट गूगल सॉन्ग था। आप लोग की शादी नहीं हुई तो आपके भी चलेगा। तो उसके बाद फिर सफ़र चलता कि बहुत से गाने गए, प्लेबैक की आइडिया के लिए भी किया और हर जगह मैंने पाकिस्तान का झंडा गाड़ा है। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो अब अगर काला डोरिया की बात हमने कर ही ली है तो फिर अब आपसे दरख्वास्त है कि आप काला डोरिया सुना ही दें। काला डोरिया कुंडे न लड़े ओ छोटा देवरा पाबी नल लड़े ओ कुकड़ी ओ लेनी जड़ी कुड़ कुड़ कर दिए सोरे नहीं जाना सस बुड़ बुड़ कर दिए नहीं जाना जी नहीं जाना जी नहीं जाना जी नहीं जाना जी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, वो आपका जो मशहूर गाना जो आपने गाया था कमीज़ तेरी काली, और आपने भी कमीज़ काली पहनी हुई है, तो वो भी ज़रूर सुनूंगा मैं, वो भी सुनाए। मैंने कमीज़ तेरी काली गाया था और इसकी मैं स्टोरी सुनाती चलूँ क्योंकि लाला ने जो गाना गाया था ऑलरेडी हिट था। तो कहते थे कि जो लेजेंड गा चुका होता है तो उसको हम गा के और ज़्यादा क्या कर लेंगे, उन्होंने कौन सा ख़राब गाया था। तो ये मेरे लिए एक चैलेंज था। जब मैंने गाया तो मेरी लाला से मुलाकात हुई तो TRP जनरेट करने के लिए मुझे TV चैनल्स वाले बुला के बिठा देते थे लाला के साथ कि वो डांटेंगे मुझे। अच्छा, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बड़ा आर्टिस्ट होता है वो ज़र्फ का भी बड़ा होता है। तो लाला ने सबके सामने मेरा माथा चुमा, मुझे प्यार दिया और कहा कि बेटा आपने बहुत अच्छा गाया। तो थैंक्स टू लाला, उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने प्यार दिया। तो उनकी याद में ये गाना बिल्कुल हो जाए हो जाए। मुल विकदाए रूम आया एक चंगा तू लगने दूजा फेर भी तू माया। क्या बात है। तू पहला पावे ते नाज बखावे रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल रब करे साडा मेल कदी आ जाए सा खेल सानू बैण दे जुल्फां दी छावें कमीज तेरी क्या बात है, कमीज तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आपकी आवाज़ जो है वो एक ख़ास उसमें खरज है, कुछ अलग किस्म की आवाज़ है। लेकिन इस तरह की जो आवाज़ होती है वो ख़ास किस्म के गाने गाते हैं, फोक हो गया, सूफी हो गया जो आप गाती हैं, लेकिन इससे काम लिमिटेड नहीं हो जाता? आप बिलीव करें कि मुझे इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने में टाइम लगा। मैंने सीखा, मैंने पॉलिश अपने आप को इसलिए किया कि रेशमा जी, मतलब मैं अपने आप को उनके बराबर नहीं समझती। मुझे जब कॉम्प्लीमेंट दिया जाता था कि आपकी आवाज़ रेशमा जी जैसी है या एक दो और सिंगर जिनकी भारी आवाज़ है, अब ये एक टेक्सचर है आवाज़ का,
हाँ। डिफरेंशिएट तो हो जाता है, लेकिन अगर आप फोक कमर्शियल देखें ना तो उसकी मार्केट बहुत बड़ी है। आप अभी तक जितने भी हिट सॉन्ग्स देख लें या मूवीज़ में देख लें, ड्रामाज में देख लें, तो फोक का एक अलग ही टच होता है, मतलब अपबीट होता है थोड़ा सा। अब लोगों को इस चीज़ का समझाना बहुत ज़रूरी है कि जब आप कोई गाना बनाते हैं ना, जैसे कमीज तेरी काली था, दैट्स अ फोक, उसका फ्यूजन हुआ था रॉक के साथ। मेलोडी सेम रही, लेकिन उसको अब पीछे से जो म्यूज़िक है चेंज कर दिया गया, तो लोगों को लगता है कि नहीं ये डिफरेंट है, इसकी मार्केट कम होगी। तो ऐसा नहीं है, फ्यूजन इसलिए बनाया गया ताकि उसको फ्यूज़ किया जाए और साथ में डिफरेंट चीज़ आप बना के लोगों को दिखा सके। अभी वाला कोक स्टूडियो देख लें तो उसमें बहुत सारे ऐसे सॉन्ग हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक यूज़ किया गया, EDM यूज़ किया गया, लोगों को नहीं पता है, तो इसकी भी एक तालीम है बाकायदा। तो आपने तालीम कहाँ से हासिल की मौसीकी की? मैंने वोकल टेक्निक्स से लेके जनरल नॉलेज जितना भी था म्यूज़िक का, सेमी क्लासिकल मैंने रेडियो पाकिस्तान से सीखा। फिर उसके बाद फारूकी साहब जो सनम आरवी जी को सिखाते हैं, तो वोकल टेक्निक्स मैंने उनसे सीखी। और फिर JL हैं, उनके पास भी मैंने काफ़ी टाइम लगाया, तो शुक्र है मैंने कोई उस्ताद मारा नहीं। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त सीखा और बड़ा कमाल सीखा आपने। लेकिन ये बताएं, अगर हम फोक गायकी की बात करें तो फोक मौसीकी में एक एलिमेंट ऑफ सैडनेस भी आपको नज़र आता है। जो भारी आवाज़ है या वो जो खरज वाली आवाज़ है, वैसे कह रहे हैं, उसमें एक उदासी का भी एक अंसर होता है। ऐसा है आप वाकई, या मुझे ऐसा लग रहा है? अच्छा, इसमें सैड का कनेक्शन नहीं होता। जैसे हम एक्टिंग करते हैं, जैसे हम गाना गाते हैं, जैसे आप एंकर्स हैं, तो डायलॉग, डिलीवरी और एक्सप्रेशंस होते हैं। तो जब तक एक्सप्रेशंस नहीं होते आपके काम में, गायकी में, तो वो आप डिलीवर नहीं कर सकते। जैसे मैंने काला डोरिया गाया, तो डायरेक्टर साहब सर पे खड़े थे, वो कह रहे थे कि आपने ऐसे गाना जैसे आपकी अपनी शादी है। तो मैंने एक्सप्रेशंस ऐसे ही डाले जैसे। और सबसे मुश्किल था जो मैंने शुएब मंसूर साहब के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, तो उनकी तरफ से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था कि आप प्रोड्यूसर्स की फेवरेट होंगी, कि आपकी पिक पावर बहुत अच्छी है, फ़ौरन वही कर देती है जो आपको कहा जाता है। तो जब डायरेक्टर की डिमांड जो है आप वैसा ही कर दें, तो उसमें सैड और खुशी और सारे एलिमेंट्स वो खुद ही कवर करवा लेते हैं। पहले एक काम करते हैं ना, डायरेक्टर की डिमांड के बाद एंकर की डिमांड पे आ जाते हैं। एक काम करते हैं कि एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई एक गाना आप लीजिए और उसी का सैड वर्जन भी सुनाए हमें और उसी का हैप्पी वर्जन भी सुनाए। ये करते हैं ज़रा। ठीक है, तो एक फोक सॉन्ग है चिट्टा चोला, तो हम उसको ट्राई कर लेते हैं, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, तो हैप्पी वर्जन उसका होगा, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। अब इसी को हम सैड कर लेंगे तो उसमें एक्सप्रेशंस हमारे सैड हो जाएंगे। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। अच्छा, इसका थोड़ा मतलब भी, तर्जुमा भी समझा दें हमें थोड़ा। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, मतलब दर्जी आपका चिट्टा चोला वाइट, जैसे काले कपड़े पहने हुए तो क के बीच तेरी काली आ गया। चिट्टा चोला इज अबाउट वाइट कुर्ता आपका। सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा, मेरा ढोला मतलब मेरा जो लवर है मुझे नहीं बुला रहा, तो उसकी मर्जी है, नहीं बुलाना तो ना बुलाए। शायरी भी इंपॉर्टेंट होती है गानों में, और जाहिर है वही कनेक्ट करते हैं उसी से आप। अच्छा, ये बताएं कि अब आगे के महक अली के क्या इरादे हैं, क्या प्लान्स हैं? मेरे 3 आ रहे हैं OSTs और मूवी के लिए भी, क्योंकि इंडियन मूवीज़ आ रही है पंजाबी 3। उन्होंने कहा है कि भी आप बस आ जाएं, आप हमारी आर्टिस्ट। अब इस पे ये बात है कि आर्ट एंड म्यूज़िक हैज़ नो बाउंड्रीज, आर्टिस्ट सबका होता है, तो इसके ऊपर कभी भी नहीं ये लगानी चाहिए पाबंदियाँ कि जी मुझे बहुत से इंडियन सिंगर्स ऐसे हैं जिनको मैं पसंद करती हूँ, उनके काम को सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, तो इसी तरह वो भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं। तो नफ़रतें मेरे ख्याल से दिलों में तो कभी भी नहीं होती हैं, पॉलिटिक्स में हो सकती हैं। हाँ, लेकिन मैं अब आखिर में जाते जाते चाहूँगा कि आपने वो जो शिफा के लिए गाना गाया है वो प्लीज़ आप शिफा के लिए डेडिकेट कर दें। इन्होंने आपके लिए गाना गाया है नैना, तो वो ज़रा शिफा के लिए हो जाए। बिल्कुल। जद यार हंसे ते हंस दे, जद यार हंसे ते हंस दे, रोवे ते मर जांदे, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, लड़ जांदे नैना, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे। जो कुछ करना ना चावन, जो कुछ करना ना चावन, ओ भी कर जांदे, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे, लड़ जांदे नैना, नैना रे नैना रे नैना लड़ जांदे। वाह वाह वाह, देखें डेडिकेट किया ना ये आपको गाना, नैना लड़ जांदे। हाँ, ये निक नेम है इनका और ये लड़ भी जाते हैं, तो बस फिर इसीलिए हमने कहा जरा गाना इनको ही डेडिकेट करवा दिया जाए। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे महक, आपका वक्त दिया आपने। नाजरीन।